भविष्य में दक्षिण अफ्रीका में अपराध बहुत बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार स्काउट्स नाम के रोबोट पुलिस खरीदती है, जिन्हें टेट्रावॉल कंपनी ने बनाया है। कंपनी का कहना है कि इन रोबोट्स का सुरक्षा सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई हैकर इसे हैक नहीं कर सकता। टेट्रावॉल एक और बड़ा रोबोट मूस भी बनाती है, जिसे इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ये रोबोट विंसेंट ने बनाया है, जो मानता है कि रोबोट्स को इंसान ही चलाए तो वे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। एक दिन स्काउट 22 नाम का रोबोट फैक्ट्री में मरम्मत के लिए लाया जाता है। इंजीनियर इसे ठीक करता है और वापस चालू करता है। इस बीच निंजा और उसके साथी पुलिस से भाग रहे होते हैं। वे गैंग लीडर हिप्पो से मिलते हैं, जो उन पर गुस्सा करता है और धमकी देता है कि अगर 7 दिन में उसे 20 मिलियन नहीं मिले तो वह उन्हें मार देगा। पुलिस उनकी लोकेशन पता कर लेती है और रोबोट्स के साथ हमला करती है। निंजा और उसके साथी गोलीबारी के बीच अपनी वैन की चाबी ढूंढते हैं और किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस हमले में स्काउट 22 काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है। फैक्ट्री में डियोनन को स्काउट 22 को खत्म करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ निंजा और उसकी टीम सोचती है कि अगर वे टेट्राबॉल के किसी व्यक्ति को ढूंढ लें तो शायद रोबोट्स को बंद करने का कोई तरीका मिल सके। इस बीच डियोनन एक प्रोग्राम बनाता है जो रोबोट्स को इंसानों जैसा सोचने की क्षमता दे सकता है। वह अपनी इस खोज को टेट्राबॉल की सीईओ मिशेल को दिखाता है, लेकिन मिशेल इसे हथियार और सुरक्षा के काम में बेकार समझती है और इसे टेस्ट करने से मना कर देती है। बहुत परेशान डियोनन स्काउट 22 और कुछ टूल्स जैसे गार्ड की, जो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकर चुपचाप कंपनी से निकल जाता है। उसे गार्ड्स नहीं रोकते क्योंकि उसके पास उच्च रैंक होती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद निंजा और उसकी टीम उसकी वैन रोक लेती है। वे वैन की खिड़कियां तोड़ते हैं और डियोनन को बाहर खींचकर बेहोश कर देते हैं। कुछ समय बाद जब डियोनन चोरों के अड्डे पर होश में आता है तो निंजा उसे मारने की धमकी देता है और स्काउट 22 को उसके लिए प्रोग्राम करने के लिए मजबूर करता है। डियोनन बताता है कि स्काउट 22 की बैटरी खराब है और उसके पास सिर्फ 5 दिन का पावर बचा है। वह नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, लेकिन रोबोट छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करता है और इंसानों से छिपने की कोशिश करता है। निंजा इससे नाराज हो जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं। धीरे धीरे रोबोट सबके नाम सीखता है और योलांडी उसे चैपी नाम देती है। निंजा को लगता है कि रोबोट को बच्चा बनाने की बजाय उसे टीम के लिए काम करना चाहिए। डियोनन को धमकी देकर वापस बुलाने के बाद निंजा चैपी को बंदूक चलाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट डर जाता है। योलांडी उसे समझाती है कि पहले चैपी को बुनियादी बातें सिखानी होंगी। दूसरी तरफ टेट्रावॉल में विंसेंट को गार्ड की कमी पता चलती है। वह डियोनन पर शक करता है और उसे चुपके से फॉलो करता है। चैपी, जो अब इंसानों की तरह चीजें सीखने लगा है, योलांडी को मम्मी कहने लगता है, लेकिन निंजा उसे गैंगस्टर बनाने के लिए गालियां और धमकियां सिखाता है। डियोनन इससे निराश होता है और चैपी से वादा लेता है कि वह कोई गैरकानूनी काम नहीं करेगा। वह चैपी को किताब पढ़ने और पेंटिंग करने जैसी रचनात्मक चीजें सिखाने की कोशिश करता है। इस बीच निंजा और अमेरिका चैपी को तेजी से ट्रेन करने के लिए उसे दूसरी गैंग के अड्डे पर छोड़ देते हैं। गैंग के लोग उसे साधारण स्काउट समझकर हमला करते हैं, लेकिन अपने वादे के कारण चैपी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता। जब उसे मौका मिलता है, चैपी वहां से भाग जाता है। रास्ते में वह एक चट्टान पर बैठकर आराम करता है और एक आवारा कुत्ते को सहलाने लगता है। अचानक विंसेंट और उसके आदमियों ने चैपी को घेर लिया। उन्होंने कंपनी के ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से उसका पता लगा लिया था। विंसेंट ने चैपी को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मारा, जिससे वह तुरंत बंद हो गया। चैपी जब जागा तो खुद को विंसेंट की ट्रक में पाया। उसने आदमियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन विंसेंट ने उसकी एक बाजू काट दी। इसके बाद विंसेंट ने चैपी के सिर का पैनल खोलकर उसमें से गार्ड की निकाल दी और कहा कि वह असली इंसान नहीं है, सिर्फ तारों का एक ढेर है। चैपी अब विंसेंट के लिए बेकार था, इसलिए वह उसका सिर काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन इस बार चैपी ने पूरी ताकत से लड़ाई की और आदमियों को धक्का देकर ट्रक से कूद गया। आदमियों ने उस पर गोलियां चलाईं, जिससे उसके शरीर को और नुकसान हुआ, लेकिन चैपी दौड़ता रहा। विंसेंट ने उसे जाने दिया क्योंकि वह अब उसके लिए बेकार हो चुका था। चैपी किसी तरह अपने अड्डे पर लौट आया। योलांडी उसे तुरंत साफ करने लगी और निंजा पर चिल्लाई। उसे चैपी की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने पुराने पार्ट्स का इस्तेमाल करके चैपी को एक नया हाथ दिया। उस रात योलांडी ने चैपी को ब्लैक शीप नाम की किताब पढ़कर समझाया कि उसका आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है और यांत्रिक हिस्से तो बदले जा सकते हैं। अगले दिन डियोनन ने एक बंदूक खरीदी। वहीं चैपी एक गुड़िया के साथ खेलते हुए
उसे योलांडी मानकर स्पेशल कह रहा था। उसी समय निंजा वहां आया और चैपी से माफी मांगी। उसने खुद को डैडी कहा, लेकिन गुड़िया छोड़ने को भी कहा। फिर उसने चैपी को गैंगस्टर की तरह चलना सिखाया। जब चैपी ने बंदूक चलाने से मना किया तो निंजा गुस्सा होने लगा। अमेरिका ने बीच में आकर चैपी को चाकू इस्तेमाल करना सिखाया और कहा कि इससे लोग सिर्फ सो जाते हैं। चैपी ने झूठ मान लिया। इसके बाद उन्होंने उसे शूरिकेन फेंकना और नंचक चलाना भी सिखाया। चैपी को गैंगस्टर लुक देने के लिए उसे नया पेंट और कुछ गहने भी दिए। थोड़ी देर बाद निंजा ने चैपी को एक कार चुराने के लिए कहा। उसने झूठ बोला कि एक बदमाश ने पहले उनसे चोरी की है और वे सिर्फ अपनी चीज वापस ले रहे हैं। चैपी उस आदमी के पास गया और कार को इस हद तक तोड़फोड़ कर दी कि उसने कार का दरवाजा ही उखाड़ दिया। चैपी ने आदमी को चोर कहकर डांटा और उसे सड़क पार फेंक दिया। निंजा और अमेरिका ने उसे वैन में वापस बुलाया और कार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे डांटा। निंजा चैपी को एक बंदूक देता है, लेकिन कहता है कि उसे गोली चलाने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ घंटों में चैपी निंजा के लिए कई गाड़ियां चुराता है। ड्राइवर उसे स्काउट समझकर डर जाते हैं और अपनी गाड़ियां छोड़ देते हैं। बाद में चैपी को एक सुनसान इमारत में ले जाया जाता है, जहां कई गैंगस्टर कुत्तों की लड़ाई देख रहे होते हैं। जब वे चैपी को देखते हैं तो उसे स्काउट समझकर भाग जाते हैं। निंजा उसे दरवाजे पर इंतजार करने के लिए कहता है। चोरी की गई गाड़ियों को बेचने से मिली रकम से निंजा और अमेरिका हथियार और वीडियो गेम कंसोल खरीदते हैं। इंतजार करते समय चैपी को एक मरा हुआ कुत्ता और एक पिंजरे में बंद दूसरा कुत्ता दिखाई देता है। निंजा उसे समझाता है कि ये कुत्ते जीवन का प्रतीक हैं। या तो तुम मरते हो या जीवित रहने के लिए लड़ते हो। चैपी सोचता है कि वह अमर है क्योंकि वह एक रोबोट है, लेकिन निंजा उसे उसकी बैटरी खत्म होने की याद दिलाता है। निंजा बताता है कि नई बैटरी पाने के लिए उन्हें एक बड़ा डकैती करनी होगी। चैपी सहमत हो जाता है क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। शाम को वे बेस पर लौटते हैं और डियोनन को वहां पाते हैं। डियोनन यह देखकर निराश होता है कि चैपी पूरी तरह से गैंगस्टर बन चुका है, लेकिन चैपी अब उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि डियोनन ने उसे छोटी जिंदगी दी है जो क्रूरता है। इस बीच टेट्रावॉल लैब में विंसेंट जेनेसिस नामक एक फर्मवेयर स्काउट सिस्टम में अपलोड करता है, जिससे पूरे देश के सभी रोबोट बंद हो जाते हैं। इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और अपराधी भागने लगते हैं। चैपी भी गिर जाता है। डियोनन उसकी जांच करता है, लेकिन तभी निंजा वहां पहुंचकर इसे डियोनन की गलती मानता है। वह लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डियोनन बंदूक निकालकर उसे रोक देता है और चैपी को अपनी वैन में ले जाता है। दूसरी तरफ हिप्पो को खबर मिलती है कि सभी स्काउट बंद हो गए हैं, तो वह घोषणा करता है कि अब शहर पर उसका कब्जा है। अपराधी सड़कों पर हंगामा और तबाही मचाने लगते हैं। आखिरी बचा स्काउट उनके सामने गिर जाता है और अपराधी उसे आग लगा देते हैं। पुलिस स्टेशन में मानव पुलिसकर्मी, जिनके पास थोड़ा अनुभव है, हथियार बंद होने लगते हैं। लैब में विंसेंट खबरें देखकर खुश होता है और जेनेसिस के सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तभी डियोनन एक बंद चैपी के साथ लैब पहुंचता है, जिससे विंसेंट छिप जाता है। डियोनन चैपी को कंप्यूटर से जोड़ता है और जेनेसिस के बारे में चेतावनी पाता है, लेकिन वह उसे फिलहाल क्वारंटीन करता है और अपने रोबोट पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ समय बाद चैपी अपनी पुरानी पर्सनैलिटी के साथ जाग जाता है। डियोनन जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जाते समय चैपी विंसेंट के रोबोट मूस को देखकर उत्सुक हो जाता है। डियोनन उसे समझाता है कि मूस को एक इंसान द्वारा हेलमेट पहनकर नियंत्रित किया जाता है, जो उनके विचारों को पढ़ता है